मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये जीके की क्लास है, जो क्लास चल रही है उसी में ये वीडियो बनाया जा रहा है। मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं। तो चलिए, आज का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन आते ही है। तो वो है हमारा भारत की न्यायपालिका है ना। तो इसमें एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनको लेते हुए हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको लेते हुए हम जो इसको पूरा करेंगे। तो जैसे पहले तो ये जान लें कि न्यायपालिका का महत्व क्या है। तो बहुत बड़ा महत्व है। और एक कथन हमको याद आ रहा है, वो है लॉर्ड ब्राइस का। इस कथन है लॉर्ड ब्राइस का। उन्होंने न्यायपालिका के महत्व को बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया है। उन्होंने ये कहा है कि यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा, इसकी जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा, कितना घना होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो चलो बच्चों बताइए, न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है? न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है बताइए? न्याय करना है ना। न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है? न्याय करना है ना। तो चलिए, आज हम आपको न्यायपालिका पढ़ा रहे हैं और कोशिश हमारी यह है कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो बाहर ना जाए। इसी तरह सभी क्वेश्चनों को मैंने देखा है और अपना एक शॉर्ट नोट्स बना करके उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। गूगल भी सर्च किया है, इसमें काफी इस मैटर को अपडेट किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, और एक आध दो बार वीडियो आप और देख सकते हैं ताकि आपका जो है वो रिवीजन हो जाए। ठीक है प्लीज। तो ऐसा है कि न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है आपका? क्या है? न्याय प्रदान करना। क्या है? न्याय प्रदान करना। ठीक, न्याय प्रदान करना सरकार का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। हमने बताया था सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत में जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भारत में किस तरह की न्यायपालिका अपनाई गई है। तो भारत में जो है वो एकीकृत, किस तरह की? एकीकृत न्यायपालिका है ना। इसको हम समझ नहीं पाते हैं, हम ये समझ लेते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो राज्यों के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जो है वो एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है। ये अमेरिका में भी ऐसा है। कहां कहां ऐसा है? अमेरिका और आपका कनाडा में ऐसा है। और एक तो संविधान के स्रोत में ये कहा जाता है कि भारत में जो एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई, इकहरी न्यायपालिका, वो कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में देखा गया है। तो चलिए हम पहले बता दें कि न्यायपालिका में हम आज क्या क्या देखने वाले हैं और उसका गठन किस तरह से होता है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए हम एक चित्र बना रहे हैं, चित्र के माध्यम से भारत में न्यायपालिका। तो एक जो हम जो है वो ऐसा ये बना दिया हमने, ये। ठीक है, और ये। तो यहाँ पे कौन होगा आपका? यहाँ पे आपका सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है ना। तो सबसे बड़ा न्यायालय जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ है आपका? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है आपका? नई दिल्ली में ये स्थित है। उसके बाद राज्यों में आपके कौन होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं। राज्यों में जो है वो उच्च न्यायालय। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है ये सब आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। और फिर उसके बाद जो है जिले में जो है वो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिनको संविधान में जो है वो अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। जैसे कि उसमें जिला एवं सेशन न्यायाधीश होता है, उसके नीचे आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, उसके नीचे आपका फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ये न्यायाधीश होते हैं, जो फौजदारी और आपके सिविल मामले दोनों सुनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आपका। तो हम चलते हैं आपके, सबसे पहले आपका लेते हैं सबसे बड़ा न्यायालय पूछता एग्जाम में। सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा
अपीली न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा फौजदारी अपीली न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। और तो चलिए हम आपका लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना। मुख्य मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमने ना ले लिया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो इसके बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए इंपॉर्टेंट दृष्टि से, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सबसे बड़ा न्यायालय को बता चुके हम, सबसे बड़ा अपीली न्यायालय भी बता चुके। तो इसका जो गठन, संविधान में गठन जो हुआ है उसका संक्षेप पूछता है कि संविधान में गठन जो किया गया है उस संक्षेप में है तो आपका 124, इसको याद रखिएगा कि अनुच्छेद 124 में जो है वो लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 124 में जो है वो उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है। और इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं ये पूछा जाता है परीक्षा में कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, है ना। तो जो हमारा मूलतः संविधान था उसमें न्यायाधीश की संख्या क्या थी ये पूछा गया है। तो मूलतः संविधान में जो है आपके कुल संख्या कितनी थी, 8 थी। इसमें आपके 7 जो है वो न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक। लेकिन वर्तमान में ये संख्या बढ़ रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश कितने हैं बताइए कोई, कितने हैं न्यायाधीश, 34, कितने हैं 34, वर्तमान में 34 न्यायाधीश है। इसमें एक जो है आपका मुख्य न्यायाधीश या एक मुख्य न्यायाधीश और आपके 33 जो है वो न्यायाधीश। तो इससे क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में, है ना, मूलतः संविधान में कितने थे, कुल टोटल कितने थे, 8 थे। उसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 न्यायाधीश थे। सुनो कर लीजिए, है ना, कोई पूछता है मुख्य न्याय मूलतः संविधान जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, है ना। तो कितनी थी, 8, कितनी थी, 8। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है आपकी 34। इसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। चलिए आगे चलते हैं। नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है, अभी हम इतना ही जाने जीके में। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। वेरी गुड। नियुक्ति कौन करता है, हमने पहले ही बताया था नियुक्ति संबंधी, तो हम राष्ट्रपति की पावर बढ़ा रहे थे। तो नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति, ठीक है। इसकी प्रक्रिया है, किस किससे वो परामर्श लेगा, एक फोरम भी बनाया गया है ना, तो उससे ही परामर्श लिया जाता है। इस तरह से उच्च न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। और आयु, है ना, तो राष्ट्रपति बन वो आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आयु जो है, न्यूनतम आयु कोई नहीं है ना, याद रखिए कि न्यूनतम आयु नहीं है, न्यूनतम आयु नहीं, लेकिन अधिकतम आयु है। माने वो क्या है आपकी 65 वर्ष, क्या है 65 वर्ष, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश जो है वो अधिकतम 65 वर्ष तक जो है पद धारण कर सकते हैं। जब भी नियुक्ति हुई है 6 साल 5 साल का नहीं है, इसमें नियुक्ति होगी और जैसे ही वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो बहुत एक नौकरी की तरह है, जैसे नौकरी होती है अपन एक निश्चित आयु में जो है वो रिटायर हो जाते हैं, तो वही फंडा इसमें लागू होगी। और चलिए आगे चलते हैं। न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि हुई है काफी हाल में, तो एक बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, उसको आप करंट में जब हम बताएंगे, जब करंट बढ़ाएंगे उस समय की स्थिति हम स्पष्ट कर देंगे। और इसके वेतनों में जो है वो ज्यादा संशोधन हुआ है ना। ऐसा सरकार ऐसा प्रस्ताव है कि 200% तक वेतन में वृद्धि की जा रही है। तो अभी वेतन बताना उपयुक्त नहीं है, जब मेरी करंट की क्लास होगी उसमें मैं सभी जो पदाधिकारी संभाले उनके वेतन जो है मैं उस समय बता दूंगा, ठीक है। और योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति जो है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है या न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यताएं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं,
क्या है, चलिए बहुत सिंपल है, इसको हम सिंपल ढंग से बता रहे हैं। तो पहली योग्यता तो जैसा हम जानते हैं सबके लिए एक महत्वपूर्ण पद है, तो उसको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो पहला क्या है, नागरिक होना। कहाँ का, भारत का नागरिक हो, कहाँ का, भारत का नागरिक हो, ठीक है, पहली योग्यता ये है। और दूसरी योग्यता जो है वो 5 वर्ष तक जो है वो क्या हो, हाई कोर्ट में जो है वो न्यायाधीश रहा हो। दूसरी योग्यता क्या है, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक जो है वो कहाँ पे, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जो है वो न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। तीसरी योग्यता, तीसरी योग्यता क्या बताएंगे कोई, तीसरी योग्यता है 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की। या तो या सब या है ना, है ना, या तो ये हो या ये हो, तो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में या वकालत की हो, वकालत की हो, ठीक है। और या चौथी जो है ये यहां पे लिखते वहां जगह नहीं है, तो चौथी क्या है योग्यता, चौथी योग्यता है कि राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार हो। क्या है, राष्ट्रपति की नजर में विधि का क्या हो, जानकार हो, है ना, जानकार हो। तो अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है न्यायाधीश के रूप में इस आधार में, लेकिन अमेरिका में इस आधार पर नियुक्तियां ऐसी किए जाने की एक अच्छी परंपरा है। तो फिर से रिपीट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यता है, पहला तो भारत का नागरिक हो, कंपल्सरी सबके लिए है। दूसरा 5 वर्ष तक जो है वो हाई कोर्ट, किसी भी उच्च न्यायालय में जो है वो न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है। तीसरा क्या है, या है ना, या ये वाली रखता हूं, 10 वर्ष तक उसने हाई कोर्ट में जो है वकील के रूप में प्रैक्टिस की, 10 वर्ष तक उसने हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस की हो। या चौथी योग्यता, राष्ट्रपति के में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधि का अच्छा खासा जानकार है, तो उसको भी जो है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, सब छोटा सा आता है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ देते ना पद ग्रहण करने के पहले, तो राष्ट्रपति। सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिला रहा आपका, राष्ट्रपति। या कभी ऐसा कुछ पूछ दिया कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन में कि आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लगाते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं न्यायाधीश, तो शपथ दोनों को, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या सिंपल न्यायाधीश हो, दोनों को शपथ जो है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए आगे करते हैं। इन पे कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि यदि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो भारत में किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा न्यायालय है और वकालत करने की अनुमति दी भी जाए तो बड़ी विचित्र स्थिति होगी कि मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में वकालत करने चला जाए वो मुख्य न्यायाधीश, तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है वो कैसे महसूस करेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे सामने जो है हम बैठे हुए हैं, वो सामने खड़ा हुआ है, तो बड़ी विचित्र स्थिति इसमें होगी। और कुछ पद की गरिमा को देखते हुए भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो याद रखिए क्या बोला हमने कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है तो उसको जो है वो वकालत नहीं कर सकता भारत के किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकता, हाई कोर्ट में नहीं कर सकता, और हमने ऐसा बताया कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें भी वकालत नहीं कर सकता। उसे तक कहां कर सकता है, कहीं नहीं कर सकता, है ना। और जैसा बताया हमने कि सुप्रीम कोर्ट कहां पे स्थित है, कहां पे स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। लेकिन क्या अन्य स्थानों पर ये अपनी बैठकें कर सकता है, अपनी बेंच अन्य स्थानों पर लगा सकता है, तो इसका आंसर है हाँ।
क्या करेगा उसके लिए? मुख्य न्यायाधीश किसके परामर्श से, सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति, उसको नोट कर लीजिए, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से नई दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी जो है वो बैठक कर सकता है। और ऐसा किया भी गया है, उसको भी नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद और श्रीनगर में। हैदराबाद और श्रीनगर में जो है वो इस तरह की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो बैठकें की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको हटाने की क्या विधि है? यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को किस तरह हटा सकता है, तो इसके लिए एक जटिल प्रक्रिया है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। तो प्रक्रिया क्या है वो जान लें। अपन हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो दो आधार हैं, ठीक है, आरा समझ बच्चों। तो हटाने की प्रक्रिया है ना, हटाने की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश दोनों के लिए है ना। तो एक तो आपका है आधार, क्या होना चाहिए? आधार। तो दो आधार है, एक तो आपका कदाचार, कदाचार मीन्स होता है आपका कोई अनैतिक काम है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, या इस तरह से आर्थिक घोटाले में लिप्त है वो, है ना। और दूसरा है असमर्थ, या दूसरा है आपका असमर्थता, माने कि पद पर काम करने के असमर्थता, पद पर काम करने के लायक नहीं रहा हो, जैसे हैंडीकैप हो गया हो, पागल हो गया हो, इस तरह की कई स्थितियां हो सकती हैं। तो वो स्थिति है। और इस तरह का प्रस्ताव जो कहा जाएगा संसद के जो दो सदन होते हैं ना, दोनों सदनों में जाएगा, दोनों सदनों में जाएगा। और यदि इस तरह के प्रस्ताव को दोनों सदन अलग अलग उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, कितना याद रखिएगा, 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो न्यायाधीश हट जाता है। लेकिन हमने बताया पहले कि अभी तक कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ इस तरह की बातें चली कि उनको हटाया जाए, लेकिन अभी तक किसी न्यायाधीश को जो है वो इस प्रोसीडिंग से हटाया नहीं गया है। इसमें तो एक प्रक्रिया ये होती है कि लगता है न्यायाधीश को कि ऐसी स्थिति बन रही है तो वो क्या करेगा, उसको त्यागपत्र देने के लिए बोल दिया था कि आप त्यागपत्र दे दीजिए, क्योंकि इससे जो है वो न्यायपालिका की हमारी जो गरिमा है, आम जनता में जो न्याय के प्रति विश्वास है, न्यायपालिका के प्रति है ना, वो कमजोर ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये अगर कोई भी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की इच्छा होती है कि अब हमको पद पे नहीं रहना है, हम तो पद छोड़ देंगे, हम त्याग पद देंगे अपना, तो किसको देगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता है। तो किसको त्याग पद देंगे? ये मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश किसको देंगे? सिंपल है, राष्ट्रपति को। तो ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सब लोग कि त्याग पत्र किसको देंगे? ये त्याग पत्र है ना, त्याग पत्र किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, और इसका क्षेत्राधिकार क्या है देख लें, कार्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से कार्य करता है वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कार्य चलिए लिख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कार्य, या इसको हम लीगल भाषा में बोलते हैं क्षेत्राधिकार, है ना। उसको लिख लीजिए आप कभी, क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं चलिए हम उसको डालते हैं, वर्डिंग डालते हैं। तो पहला जो है आपका, पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आता है, इसकी व्याख्या करेगा ना। तो ऐसे मामले, ऐसे विवाद जो दो राज्यों के बीच में है या केंद्र और राज्य के बीच में है, तो ऐसे विवादों का निपटारा कौन कर सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो इसका क्या है? ये पॉइंट क्या मतलब निकला? राज्यों के बीच विवाद
ठीक है, हो सकते हैं, बहुत मामले होते हैं। और दूसरा क्या है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, प्रारंभिक अधिकारता हो गई। दूसरा देखें अपन, तो दूसरा है आपकी अपीली अधिकारता। दूसरा क्या है, अपीली अधिकारता, अपीली। ठीक है, तो इसके 3 तरह की अपीली अधिकारता होती है। पहला तो आपका संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामले। दूसरा आपका जो है वो दीवानी मामले, दीवानी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जमीन वगैरह संबंधित मामले है ना, जमीन संबंधी मामले। और तीसरा आपका जो है वो फौजदारी मामले, मारपीट वगैरह, लड़ाई वगैरह, केस है ना। कौन अगला कौन है आपका, फौजदारी संबंधी मामले। तो इस तरह के मामले जो है वो सबसे बड़ा अपीली न्यायालय जो है आपका कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका जो चौथी अधिकारता है वो हम यहाँ पे लेते हैं। चौथी अधिकारता कौन सी है, वो है आपका पुनर्विचार अधिकारता, पुनर्विचार। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में पूछा गया है, तो अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है, 137। तो अनुच्छेद 137, ठीक है, याद रहेगा। बहुत ज्यादा अनुच्छेद नहीं बता रहे हैं, केवल 4-5 अनुच्छेद तो हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याद कर सकते हैं आप। तो अनुच्छेद कौन सा है आपका, 237। इसका मतलब क्या है कि अपने ही मामलों पर पुनः विचार करना। यदि पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और पक्षकार से संतुष्ट नहीं है, तो एक बार पक्षकार जो है वो 137 के अधीन जो है वो आवेदन दे सकता है कि माननीय न्यायालय जो है वो एक बार अपने मामले पर पुनः विचार कर ले, शायद उसका निर्णय बदल जाए, है ना, क्योंकि इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, और अगली अधिकारता देखिए, अगली अधिकारता है आपकी अभिलेख न्यायालय। अभिलेख, अब न्यायालय है ना, न्यायालय, या ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद पूछता है। तो अभिलेख न्यायालय जो है किस अनुच्छेद में है, 129 में। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 129। 129 किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, 129। किस अनुच्छेद में है, 129, है ना। तो हम 4-5 चीजें बता रहे हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, अभिलेख न्यायालय क्यों है, तो इसके निर्णय जो है वो लिखित में होते हैं, है ना। तो निर्णय जो है वो लिखित में रखे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा मतलब होता है इसमें कि जो भी ये निर्णय देगा वो सभी अधीनस्थ न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट हो या जिले स्तर के न्यायालय हो, सब पर बाध्यकारी होंगे। तो दूसरा क्या है कि निर्णय जो है वो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय पर क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे, बाध्यकारी होंगे। तो अगर 2 चीजें हैं तो उस न्यायालय को क्या बोल सकते हैं, अभिलेख न्यायालय बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो हम लिखित में होते हैं, तो हमारी प्रतियां उनकी जारी की रखी जाती हैं। और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो है वो राज्यों के हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन पर बाध्यकारी होते हैं। किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कोई दिया है, तो अगर वही स्थितियां हैं, वही परिस्थितियां हैं, तो फिर अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्णय वही देना होगा। तो इसको हम नजीर बोल सकते हैं, नजीर, है ना, नजीर पेश करते हैं हम, उसमें हम न्यायालय के निर्णय भी लेते हैं। तो जी हाईकोर्ट का भी होता है, बताएंगे भी, है ना। हाईकोर्ट का भी अधीनस्थ न्यायालय पे होता है, जो उस हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन पर लागू होता है वो, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे लागू नहीं होता, क्योंकि बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, या अन्य राज्य के उच्च न्यायालय, जो अन्य राज्य के उच्च न्यायालय हैं उन पर भी लागू नहीं होता। गुड क्वेश्चन है आपका ये, है ना, थैंक यू। इस तरह क्वेश्चन करते रहिए। यहाँ पे कोई डाउट है, ये एक्सेलेंस मास्टरमाइंड की ये क्लास ही चल रही है, उसी में मैं ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगला जो है आपका एक क्वेश्चन ही आता है कि
कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट। इसमें आप नोट कर लीजिए, मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकार हमने बताए थे 6 मूल अधिकार हैं संविधान की भाग 3 में। वीडियो में भी हमारे मिल जाएंगे, वो तो आप देख सकते हैं। तो जो अगली अधिकार आता है 6वीं नंबर अधिकार आता है, ठीक है, इसको बता देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो वो है मूल अधिकारों का रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता मूल का रक्षक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और इनमें से कोई नहीं। क्या बात सर आपका, सुप्रीम कोर्ट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 32 में जो है वो इसे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो है वो रिटें जारी करने की पावर है। क्या जारी करने की पावर है, रिटें। और रिटें हमने बताया था, रिटें जो है वो 5 प्रकार की रिटें होती हैं। कौन कौन सी, कौन कौन सी? पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा निषेध है ना, वो इसको बोल सकते हैं अपन उत्प्रेषण, और जो आखिरी रिट है वो है आपकी अधिकार रक्षा। तो ये रिटें केवल 2 न्यायालय को जारी करने की पावर है, एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट, दूसरा आपका हाई कोर्ट। हमारा वीडियो बाद में पड़ा हुआ है, उसको देखिए आप, है ना, उसमें काफी समय लग जाएगा। और कुछ विविध बताते हैं, ठीक है। ये तो आपको देख लिया, विशेषता हो गई आपकी, पहली प्रारंभिक अधिकारता हो गई, दूसरी आपकी अपीलीय अधिकारता हो गई, तीसरी आपकी पुनर्विचार संबंधी अधिकारता हो गई अनुच्छेद 337 में, 5वीं आपकी अभिलेख न्यायालय है, ये 129 में कहा गया है। फिर आपका मूल अधिकार का रक्षक है, तो इसमें रिटें जारी करता है, और जो है वो एक और है, इसको संवैधानिकता निर्धारित करता है। अगर कोई कानून है जो है अगर संविधान के खिलाफ है तो उच्चतम न्यायालय जो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और ये पावर जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपके 13 में। माने कि कोई भी अगर कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, यदि वो संविधान के किसी प्रावधान के विपरीत है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि उसको जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दे। इस तरह से वो अप्रभावी हो जाता है। तो विविध कुछ बता दें, संविधान में नहीं लिखा है, कुछ विविध क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो अपन ये नहीं कह सकते भाई ये संविधान में नहीं लिखा है हम इसके आंसर नहीं देंगे, है ना। आंसर तो आपको देने होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको आंसर देना है। तो विविध में आपकी कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि एक तो ये पूछ लेता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, नोट करिए, उच्चतम न्यायालय के प्रथम क्या मुख्य न्यायाधीश कौन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश, फिर से बोलिए, हीरा लाल, इसको नोट कर लेना आप लोग, है ना, हीरा लाल जे कानिया, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश को भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है ना। और वर्तमान में कौन है, बेटा बोलिए, वेरी गुड, शरद अरविंद बोबड़े, अरविंद बोबड़े ना, बोबड़े, ठीक है। ये वर्तमान में है, तो बा से वर्तमान, बा से बोबड़े, कोटिंग बना लीजिए। ठीक, क्या हो गई आपकी याद करने की थोड़ी देर के लिए, बा से वर्तमान, क्या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, और बा से बोबड़े, चलिए याद कर लीजिएगा, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये क्वेश्चन भी आता है कि अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश तो नहीं बनी है कोई, उच्चतम न्यायालय में अभी तक कोई भी महिला जो है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन महिलाएं काफी बनी है, काफी संख्या में है। तो पहली महिला, ये नंबर बता दें, ये नंबर जो है वो जो
बोबड़े जी हैं आपकी, ये 47वें मुख्य न्यायाधीश है ना, 47वें। गुड क्वेश्चन है ना, बताना भूल रहा था मैं, ये क्वेश्चन आता है नेहा, गुड क्वेश्चन है ना। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के बने नहीं, कौन है? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, बताइए। हाँ, कंफ्यूज रहते हैं, हम कंफ्यूज मिटाएंगे। तो वो है आपकी फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है। और चलिए, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब हाई कोर्ट आप बताना चाहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है वो हाई कोर्ट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। तो इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, चलिए वो देखते हैं। उच्च न्यायालय है ना, ये कई होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 214 में, ये क्या आपका, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये पूछता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, न्यायालय होगा। लेकिन इसका खंडन भी कर दिया गया होगा, लेकिन अनुच्छेद, एक और अनुच्छेद है उसमें इसका जो है वो खंडन कर दिया गया है। तो वो अनुच्छेद है आपका 231। कौन सा है? 231। तो इसमें यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। क्या कहा गया? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है ना, क्या हो सकता है? एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो कितने राज्य बताए थे हमने? कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य है ना। पहले 29 हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद जो है वो राज्यों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? 28 हो गई है, ठीक है। तो लेकिन 28 उच्च न्यायालय अपने यहाँ पे नहीं है। तो एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है कितने उच्च न्यायालय हैं? चलिए बताइए, बहुत क्वेश्चन आता परीक्षा में, एसएससी में आया था भी ये। कितने हैं? कितने उच्च न्यायालय? कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने हैं? कितने? चलिए बता दें, याद रखना है ना। कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। और ये आपका जो है वो 25वां उच्च न्यायालय जो है वो आपका कब बनाया गया? 1 जनवरी 2019 को। कब बनाया गया? 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। और कौन सा है ये? तो वो है आपका अमरावती उच्च न्यायालय। कौन सा है? अमरावती। अमरावती ये आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी है अब, ये है ना। पहले राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में चली गई। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो 25वां न्यायालय है। उसकी गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2019 को, है ना। तब 24 तो आपका 24वां, ठीक है, 23वां और 22वां उच्च न्यायालय भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी हाल में गठित हुआ है। तो वो आपका कौन सा है, तो उसको देखना है। तो 24वां आपका कौन सा है? त्रिपुरा, ठीक है। 24वां कौन सा आपका? त्रिपुरा। 23वां, ठीक है। 24वां आपका जो है वो कौन है? त्रिपुरा। 23वां मणिपुर। 23वां मणिपुर, मणिपुर राज्य उसका उच्च न्यायालय है। और 22वां वो है आपका मेघालय। मेघालय,
तो 25वां कौन है या 24वां कौन है, 23वां कौन है, 24वां कौन है, या जो 3 न्यायालय बनाए गए, ये उच्च न्यायालय बनाए गए, कि किस किस राज्य में बनाए गए, ऐसा पूछ लेता क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ता है। यहां पे हम थोड़ा सा क्या है कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय तो वो है आपका चेन्नई उच्च न्यायालय। सबसे पुराना उच्च न्यायालय चेन्नई उच्च न्यायालय। ये आपके चेन्नई कहां पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई उच्च न्यायालय। और ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? बच्चों, प्रदेश, शासित प्रदेश, हाँ मालूम है आपको? दिल्ली। दिल्ली कैसे प्रदेश है ना? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, है ना? एक 9 हो गए थे पहले, एक घट गया है। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए किसको नोट कर लिए? दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए दिल्ली एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है। अब संक्षेप में लिखिए, है ना? बहुत लंबी लाइन लिखने की आदत मत डालिए, क्योंकि पढ़ना आप ही को है। तो अगर संक्षेप में लिखेंगे तो आप उसको आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है? तो और आगे चलते हैं। थोड़ा सा मध्य प्रदेश में अपन लोग बैठे हुए हैं। रीवा मध्य प्रदेश इंडिया का एक छोटा सा जिला है जो व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। व्हाइट टाइगर के लिए ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड फेमस है ये व्हाइट टाइगर के लिए। रीवा है ना, इंद्र प्रदेश की राजधानी भी रही है। तो हम वहां पे हैं और ये रमा गोविंद पैलेस टॉप फ्लोर एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग की क्लास में बैठे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में हम आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, कि मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय। हाँ, ये सब देख लीजिए, सब बता दे रहे हैं। बिल्कुल घबराइएगा मत, है ना? बिल्कुल हमने प्लान ही बनाया है कि कोई चीज छूटे ना, है ना? थोड़ा थोड़ा याद दिला सकते हैं। तो जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है ना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की हम थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम तो पहले तो मध्य प्रदेश था नहीं। मध्य प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना, ठीक है? लेकिन उच्च न्यायालय जो है पहले था इस तरह का, जो अपना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय लाया गया है वो वही उच्च न्यायालय था। तो पहले अपना उच्च न्यायालय कहाँ था? नागपुर में था। नागपुर आपका मध्य भारत का एरिया था, मध्य भारत स्टेट का हुआ करता था, जिसको मध्य प्रदेश का पूर्ववर्ती बोलते हैं। तो नागपुर में था ये। और 2 जनवरी 1936 को बनाया गया था। 2 जनवरी 1936 को बनाया गया था, है ना? फिर जब मध्य प्रदेश गठन हो गया तो इसका मुख्यालय कहाँ लाया? इसको हम जबलपुर में लाए। कहाँ ले आए? जबलपुर में। तो जबलपुर में जो है क्या है, इसकी मुख्य पीठ है ना? जबलपुर में क्या है, इसकी मुख्य पीठ है। तो कभी कभी ये भी मिलता है कि 1956 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1956 में। भाई जबलपुर में 1956 में लाया गया था, लेकिन यही हाई कोर्ट लाया गया था जो पहले नागपुर में था। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहले कहाँ स्थित था? नागपुर में था, है ना? कब बना? 2 जनवरी 1936 को। और वर्तमान में कहाँ पे है? जबलपुर में है। इसकी ये प्रश्न क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में है। लेकिन इसकी 2 खंडपीठ भी है ना, वो मालूम नहीं। खंडपीठ का क्या है? 2 खंडपीठ है। पहला तो आपका क्या है? इंदौर खंडपीठ, है ना, इंदौर, और दूसरा आपका ग्वालियर, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया। न्यायाधीशों की संख्या जो है वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। तो हर उच्च न्यायालय में उसकी कार्य क्षमता के आधार पर न्यायाधीश अलग अलग होते हैं ना। तो न्यायाधीश की संख्या नहीं पूछ सकता। हाई क्वेश्चन पूछता है आपका कि सबसे अधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है और सबसे कम न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में। तो सबसे अधिक न्यायाधीश या सबसे अधिक न्यायाधीश तो कहां पे आपका? यूपी। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। और यहां पे कितने हैं? यूपी 58 58 है। कितने हैं? 58 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 58 है। और सबसे कम ये कहां पे है? तो ये आपका पूर्वोत्तर भारत में है,
आपका असम राज्य है, उसका उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। गुवाहाटी है ना, ऐसे बोलते हैं ये। तो यहां पे जो है मात्र 3 न्यायाधीश हैं। तो पूछ सकता है कि सबसे अधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है? इसमें है आपके, इसमें है उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जो है वो कहाँ है आपके, कहाँ है? गुवाहाटी न्यायालय, उच्च न्यायालय असम में है। तो चलिए और आगे चलते हैं। हमारा रास्ता तो ये उस समय वो लोग यूपी का नहीं बता रहे ना, यूपी का कुछ है, यूपी का वो यूपी लेवल के एग्जाम में आएगा, इंडिया लेवल के एग्जाम में नहीं, क्योंकि अभी एमपी का तुमको पढ़ना है, इसलिए एमपी का बताया आपको गुवाहाटी में। ये यूपी में 58 न्यायालय है, वहां न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा पानी पिलाओ यार, पानी का सब पी गए पानी, है ना। हम न्याय की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा करके, और अन्याय की बात कर रहे हैं। लाइए थोड़ा सा जल्दी से लाओ करके। अब हाई कोर्ट की जज की योग्यताएं क्या है? एससी के जज की जो है वो योग्यताएं क्या है? तो पहली योग्यता बता चुके, क्या है? नागरिक हो। कहां का नागरिक हो? पहला है नागरिक हो, कहां का? भारत का। कहां का? भारत का। दूसरी योग्यता जो है, धन्यवाद, 10 वर्ष का जो है वो न्यायाधीश रहा हो। तो स्वाभाविक है, अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो तो 10 वर्ष तक। यूपी में 56, 58, 10 वर्ष तक क्या रहा हो? जज रहा हो, जज या क्या 10 वर्ष तक उसने जो है वो वकालत की हो। कहां पे? रीवा में नहीं, रीवा में नहीं, 10 वर्ष तक वकालत, वो भी कहां पे? हाई कोर्ट में। वेरी गुड, हाई कोर्ट में, माने उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल मत करवा देना। कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति है ना, दोनों की, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, तो राष्ट्रपति याद रखना है ना, राष्ट्रपति। ठीक है, ये इसको दिखाइए गोलू जी। और सब बताऊंगा ना, एक साथ बता दूं, अलग बताऊंगा, है ना। शपथ कौन दिलाता है इसको? बहुत घबराओ मत, है ना। शपथ कौन दिलाता है? शपथ लोग बोलते हैं राष्ट्रपति, बंद करिए उसको। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। बेचारा परेशान हो जाएगा, इतने सारे हाई कोर्ट, 4-10 दिन 20 दिन में न्यायाधीश की नियुक्ति होती रहती होगी, या तो बेचारा न्यायाधीश दिल्ली आए या राष्ट्रपति उसके पास जाए। तो इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है कि उस राज्य का, जिस राज्य का उच्च न्यायालय है, उस राज्य का जो है वो कौन? मुख्य न्यायाधीश। हाँ, वेरी गुड। नहीं, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नहीं। अगर मुख्य न्यायाधीश तो कौन दिला? उस राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल, ये क्वेश्चन आया कि एमपीपीएससी में भी आ चुका क्वेश्चन ये, और व्याकरण के एग्जाम में भी आया है। तो अपन क्या कर, अपन दिमाग में क्या होता है? राष्ट्रपति दिमाग में खड़ा होता है, तो अपन क्या करते हैं? राष्ट्रपति लगा दें। सुविधा का नियम देखिए भाई, कहां जाएगा शपथ दिलाने? भाई राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होते रहते हैं, तो अपनी ये दिल्ली जाए या राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होता है वो उनके पास जाए। तो सुविधा के लिए शपथ है। राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्य को, तो वो दिला देता है। और तबादला कौन करता है? तबादला राज्यपाल नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति करता है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में इनका ट्रांसफर होता रहता है, तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 222 में है ये, 222 में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और
त्याग पत्र किसको देते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या इस्तीफा देना है, जैसे कि ये कौन किसको देते हैं, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट है ना, राष्ट्रपति देते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति को ही देता है, ना कि राज्यपाल। तो त्याग पत्र किसको देता है, त्याग पत्र है ना, किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। नहीं, हाँ राष्ट्रपति को। तो लोग इतना बीच में बोल बोल के दिमाग खराब कर देते हो, राष्ट्रपति को है ना, लिख लीजिए नीचे, ना कि राज्यपाल को लिखो नीचे, ना कि ताकि याद रहा है ना, राज्यपाल को पूरा लिखिएगा इस तरह से, त्याग पत्र राष्ट्रपति को, ना कि राज्यपाल को, ताकि वो बात मत करना, बात क्लास में बात नहीं करना है ना। और आगे चलते हैं, तो इन पर भी प्रतिबंध है, रिटायर्ड होने के बाद जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो है वो उस उच्च न्यायालय में या उसके अधीनस्थ उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, कोई अन्य उच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पर वकालत कर सकते हैं। क्या बोला हमने, कहां वकालत कर सकते हैं, सब पूछेगा, तो अन्य उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। कहां नहीं कर सकते, तो जिस उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रहे हैं उसमें नहीं कर सकते, और उस उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय है उनमें वकालत नहीं कर सकते। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक मैं बता दूं कि एमपी का एग्जाम है, व्याकरण वगैरह पूछता है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बताइए। जो ज्यादा होशियार बनते हैं वो बताएं, ज्यादा घूमते हैं वो बताएं, है ना, ज्ञान बड़े खैर से लीजिए, है ना, खैर से लिया जाता है। आगे आगे कूदोगे तो बस कूदते ही रह जाओगे, फार्म भरोगे, कूदोगे, फिर पुनः फार्म भरोगे, कई साल तक फार्म भरोगे, और फिर उसके बाद ये लगातार भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार है, हम तो बहुत होशियार रहे लेकिन 2 नंबर से हमारा चलागा, ऐसा बोलते हैं ना, हम तो बहुत होशियार है, 2 नंबर से चलागा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, और टेबल खिसका तो आवाज आए है ना, बिल्कुल रहना नहीं, शांत नहीं बैठना बिल्कुल। इस तरह से बैठिए आप लोग, इस तरह टाकी में नहीं पिक्चर देखते हैं लोग, बड़े सांस रोक करके देखते ना टाकी में, बिल्कुल सांस रोक के बैठे रहते हैं, अब क्या होने वाला, कौन किसको भूसा मारने वाला है। तो कौन है आपके, हिदायतुल्लाह, वेरी गुड, उल्ला साहब का कौन है, हिदायतुल्लाह, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, पूछ ही लेगा, वर्तमान में कौन है, बताओ नेहा, नहीं पता ना, चलो बता देते हैं, उसको पता हो जाना चाहिए, है ना, अगली बार पूछेंगे हम। मोहम्मद रफीक, तो वर्तमान में है आपके, याद रखिएगा, है ना, अभी हाल में नियुक्ति हुई है, मोहम्मद रफीक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके काम क्या है, उच्च न्यायालय के काम क्या है, उच्च न्यायालय के काम जो है वो क्या है, क्षेत्राधिकार उसको बोलते हैं हम। तो एक तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है ना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, पहला। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जो केवल सीधे उच्च न्यायालय में ही पेश किए जाते हैं, है ना, तो इनको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और यहाँ पे चीजें और बता दें कि इसको भी रिट जारी करने की पावर है, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 में है, हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 में है, कहां पे है, 226 में है ना, उसके याद रखिएगा। और राज्य का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है, राज्य का कहते हैं, राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय कौन है, क्या होगा आंसर का, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। कौन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। ये दीवानी हो मामला, चाहे मामला फौजदारी हो, चाहे मामला दीवानी हो या फौजदारी हो, ठीक है, या फौजदारी हो, इसका सबसे बड़ा अपील न्यायालय जो है वो हाई कोर्ट, जॉर्ज होता है ना। और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी इसका,
तो ये क्या करता है, जो अधीनस्थ न्यायालय हमने बताया था, पहले बता चुके हैं, अधीनस्थ न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, ये अधीनस्थ न्यायालय। तो इन पर नियंत्रण काम करने का, इन पर नियंत्रण और अधीक्षण कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। और ऐसा भी बात हो रही थी कि क्या उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, तो हाँ है। तो उच्च न्यायालय भी जो है वो क्या है, अभिलेख न्यायालय है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, उस तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। इसका क्या मतलब बताया था हम, दो चीजें होती हैं, उसके सभी निर्णय जो है वो प्रमाणित किए जाते हैं और रखे जाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर वो बाध्यकारी होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, तो वह अभिलेख न्यायालय है ना, उसके जितने भी निर्णय करेगा वो सभी प्रमाणित डेट बाई डेट जो है वो फाइलिंग की जाती है। और दूसरा क्या है कि मध्य प्रदेश के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, सब हाई कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन अन्य उच्च न्यायालय बाध्य नहीं है। जैसे यूपी उच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, यूपी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय बाध्य नहीं है, लेकिन एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि हाई कोर्ट बड़ा न्यायालय होता है, तो अन्य राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं वहां पर भी दलीलें दी जा सकती हैं। या अन्य उच्च न्यायालय जो है भाई एक समानांतर उच्च न्यायालय है ना, भाई उसमें भी हमारे साथ मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बैठा होगा जो योग्य है, तो उसने दिया है, तो उसके ऊपर हम विचार करते हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। और एक हम चीज भूल गए थे आपके सुप्रीम कोर्ट में, है शायद भूल गए हैं, कि सलाहकारी अधिकार एक है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो है अनुच्छेद 143 नोट करिए इसको ना, अनुच्छेद 143 में सलाहकारी अधिकार है। इसमें क्या करता है, राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सार्वजनिक महत्व के कानूनी मामलों में सहायता लेता है, सलाह लेता है ना। और लेकिन वो सलाह से मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सलाह तो लेता, सलाह कौन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किसको है, किसको है, राष्ट्रपति को है। क्या राष्ट्रपति उस सलाह से को मानने के लिए बाध्य है, नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, तो उसकी कंडीशन, दो कंडीशन है, कुछ मामलों में वो बाध्य है और कुछ मामलों में वो सलाह देने से मना कर सकता है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक भारतीय न्यायपालिका है ना, लगभग सभी फैक्ट को कवर किया है। कुछ फैक्ट छूट भी सकते हैं, मानव हूं, मानव ही हूं, है ना, गलतियां होती रहती हैं। तो आप कमेंट करिए, कुछ छूटा है या कोई भी क्वेश्चन भारतीय न्यायपालिका से आपके पास है, हमसे डायरेक्ट कमेंट करके, फोन करके, हमारा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 930 281 2239 है ना, फिर रिपीट कर दें 930 281 2239। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, रात के 9 बजे के बाद नहीं और सुबह 8 बजे के पहले नहीं। और आप हमसे मिल भी सकते हैं फोन करके। मैं यहीं पे आपके रमा गोविंद पैलेस स्टाफ फ्लोर में एक्सीलेंस मास्टरमाइंड के ऑफिस में अवेलेबल रहता हूँ। हो सकता कभी बाहर चला जाऊँ, लेकिन हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, तो फोन करके आप हमसे मिल भी सकते हैं। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, खुद को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहे। और जो आपके हितैषी हैं, दोस्त हैं, जिस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए शुभचिंतक का परिचय देते हुए आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, नया है ना, उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपसे जो है वो विदा ले रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं, हो सकता है कि दोपहर की वीडियो बना दूं, तो आपको मिलता रहे। नमस्कार।